नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हमें एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो भी एमसीक्यूज के माध्यम से। तो आज से हमारे क्लास 8th की एनसीईआरटी हिस्ट्री प्रारंभ हो रही है, जिसका आज पहला अध्याय है, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिए। ओके फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य किसे सौंपा? रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य किसे सौंपा? रैनेल, जेम्स मिल, डलहौजी, इनमें में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सटीक उत्तर आपका रैनेल, जेम्स रैनेल। अब देखिए, टाइम था आपका 1782 का। क्या टाइम था? 1782। तो उस समय क्या था? देखिए दोस्तों, 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रैनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। अब देखिए, भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थन में रैनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। यानी कि रैनेल महोदय को यह लगता था कि नक्शे तैयार करने से भारत पर वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, और ये कार्य करना यानी नक्शे तैयार करना उसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य लगता था भारत में वर्चस्व स्थापित करने की दृष्टि से। ओके दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि किसे दी गई थी? ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि किसे दी गई थी? रानी विक्टोरिया, राजकुमार आर्थर को, रानी व राजकुमार दोनों को, जेम्स रैनेल को। तो दोस्तों, ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि आपकी राजकुमार आर्थर को दी गई थी। किसे दी गई थी दोस्तों? राजकुमार आर्थर को दी गई थी। एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा कौन था? राजकुमार आर्थर। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा था राजकुमार आर्थर, जिन्हें ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। कौन सी पदवी दी गई थी? ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम यानी पहला गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों देखिए, पहला ऑप्शन हेस्टिंग या बेलेजली, दूसरा वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा बेंटिंग, डलहौजी या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, गवर्नर जनरल की व्यवस्था से पहले भारत में वायसराय व्यवस्था चलती थी। कौन सी व्यवस्था चलती थी? वायसराय व्यवस्था। पहले भारत में गवर्नर जनरल से पहले वायसराय हुआ करते थे। ओके दोस्तों, वायसराय व्यवस्था को परिवर्तित करके गवर्नर जनरल व्यवस्था लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ये देख लीजिए। ये देखिए, वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। उनका चित्र हमने आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लगा दिया है। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्या ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? जेम्स मिल, जेम्स रैनेल, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? ये पूछ रहा आपका प्रश्न। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देते, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक जो पुस्तक थी आपकी जेम्स मिल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने। इसके संबंध में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं दोस्तों कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक कौन थे? 1817 में स्कॉटलैंड के आर्थिक और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल थे। कौन थे? जेम्स मिल। इन्होंने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी। इसकी जानकारी हम अगले पेज पर भी आपको दे देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? यानी भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? दोस्तों 4, 3, 5 या 2। तो दोस्तों, जेम्स मिल ने भारत के कालखंडों को 3 कालखंडों में बांटा था। भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। किसने? जेम्स मिल ने। आगे देखते हैं इन दोनों प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें ब्रिटिश भारत का इतिहास है, नामक एक किताब लिखी थी। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा, क्योंकि उनका मानना था कि शुरुआत में पहले हिंदुओं का राज था भारत पर, उसके बाद मुस्लिमों का राज हो गया, फिर ब्रिटिशों का राज हो गया।
परंतु दोस्तों भारतीय इतिहासकारों ने इस काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि राजा के धर्म के आधार पर इतिहास का काल विभाजन सही नहीं है। ओके दोस्तों, और देखिए जेम्स मिल का क्या मानना था। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज, जितने भी एशियाई समाज हैं, वो उनकी सभ्यता जो है यूरोप के मामले में, यूरोप की सभ्यता के मामले में वो सब के सब पीछे हैं। इतिहास के बारे में उनकी समझ ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले या हिंदू और मुसलमान तानाशाहों की तरह राज करते थे। जो भी शासक हुए हिंदुओं के या मुसलमानों के, वो सबके सब तानाशाह थे उनकी नज़रों में। यह चारों ओर केवल धार्मिक बैठता, लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जातिगत बंधन थे, अंधविश्वास का बोलबाला था। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पे ले जा सकता था, इसलिए उन्होंने यूरोपीय शिष्टाचार, कला संसाधनों और कानून का होना यहाँ पर आवश्यक बताया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ब्रिटिश शासन के काल को भारतीय इतिहासकार कौन सा युग मानते हैं? दोबारा देख लीजिए, ब्रिटिश शासन के काल को भारतीय इतिहासकार कौन सा युग मानते हैं? शिक्षा का युग, व्यापारिक युग, औपनिवेशिक युग या निम्न में से कोई नहीं? दोस्तों, ब्रिटिश शासन के काल को भारतीय इतिहासकार औपनिवेशिक युग मानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि औपनिवेशिक युग होता क्या है, तो वो और जान लीजिए दोस्तों। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो यह प्रक्रिया औपनिवेशिक कहलाती है। क्या कहलाती है? औपनिवेशिकरण कहलाती है। दूसरे पहलू से समझिए, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोगों ने पाकिस्तान पर कब्जा हासिल कर लिया, तो हमारे द्वारा पाकिस्तान में दबदबे से जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आएंगे तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? औपनिवेशिकरण कहलाएगी। समझ गए होंगे दोस्तों आप इस उदाहरण से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। भारतीय इतिहासकारों ने भारत को कौन कौन से कालखंडों में विभाजित किया है? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो दोस्तों ये पॉइंट तो आपको गलत ही हो जाता है, क्योंकि ये काल विभाजन आपका जेम्स मिल का है। दूसरा देखिए, प्राचीन, शिक्षा, व्यापारिक, इसमें भी नहीं किया। तीसरा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो दोस्तों भारतीय इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8वां। अंग्रेजों द्वारा दस्तावेजों को संभाल कर रखने के क्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आज के टाइम में फैक्ट है दोस्तों। हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी है। ये सारी चीजें आज के टाइम में फैक्ट हैं दोस्तों। प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी, जिन्हें खुशनबीशी के माहिर लिखते थे। ये पॉइंट भी सत्य है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम मशीनें तो हुआ नहीं करती थी, या प्रिंटिंग मशीन हो या फोटोकॉपी मशीन हो, या प्रिंट आउट निकाल ली जाए। खुशनबीशी के माहिर यानी कि रिटर्न यानी लिखत कार्य में जो जिनकी राइटिंग अच्छी होती थी और जिनकी स्पीड अच्छी होती थी और साफ सुथरा वर्क करते थे, उन लोगों को खुशनबीशी कहा जाता था। काफी साफ सुथरे तरीके से उनकी प्रतिलिपि बनाते थे ये लोग। आगे देखिए, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भारतीय इतिहासकारों द्वारा जो इतिहास लिखा गया, उस इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या दोस्तों? इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत आपके ये दस्तावेज ही रहे हैं। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, भारतीय इतिहासकार पिछले 250 वर्षों का इतिहास लिखने के लिए प्रशासनिक अभिलेख का सहारा लेते रहे, और ये प्रशासनिक अभिलेख अंग्रेजों द्वारा तैयार करवाए गए थे। देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार आपका देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सत्य है। यहां देखिए दोस्तों, ये देखिए यहां हमने एक चित्र लगाया है। पहले देख लीजिए, खुशनबीशी और सुलेखनबीश ऐसे लोग होते हैं जो सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं, ये हम आपको बता ही चुके हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए चित्र लगाया किसका है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। कब बनाया गया? 1920 के दशक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना कॉपी में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? 1920 में। कहां बनाया गया था? नई दिल्ली। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नई दिल्ली। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए चित्र के माध्यम से आपको दिखा भी रहे और समझा भी रहे। अब देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए जाते थे। हम बता चुके हैं आपको, गवर्नर जनरल से पहले वायसराय हुआ करते थे और दोनों की पोस्ट एक ही थी। वायसराय को हटाकर गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो वायसराय के निवास के नजदीक ही राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार होते थे।
इस बात से पता चलता है कि ये संस्थान उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए राजस्व सर्वेक्षण में क्या पता चलता है? राजस्व सर्वेक्षण क्या था दोस्तों? गांवों का राजस्व सर्वेक्षण ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाया गया था। उससे क्या पता चलता था और क्या पता नहीं चलता था, पूछ रहा है यहाँ पर। पूछ रहा है क्या पता नहीं चलता है। देखिए, धरती की सतह और मिट्टी की गुणवत्ता, ये तो पता पड़ती थी दोस्तों कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसी, कौन सी फसल उपजाई जा सकती है, कौन सी उपजाई नहीं जा सकती, जिससे कर का निर्धारण किया जा सकता है, राजस्व वसूली का निर्धारण किया जा सके। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की भी जानकारी पता पड़ती थी। स्थानीय इतिहास भी पता पड़ता था। फसलों का पता लगाया भी जाता था, कौन सी फसलें किस मृदा में उग सकती हैं और किस मृदा में नहीं उग सकती हैं। परंतु चौथा पॉइंट आपका घास का प्रकार, ये चीज गलत है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर पूरा होता है। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक अच्छी वीडियो के साथ।